अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज हम मॉडर्न ड्रामा हेडा गैबलर के क्वेश्चन हेडा गैबलर एज अ ट्रेजेडी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कुछ हेडिंग्स बनाई हैं। आपने पेपर्स के अंदर हेडिंग के साथ क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना। और यहाँ पे हेडिंग लिखने का मकसद सिर्फ ये था ताकि वो पॉइंट्स याद रह जाएं कि किन पॉइंट्स को हमने डिस्क्राइब करना है, क्योंकि इस लेवल पे हमारे लिए आसान नहीं होता कि हम एक पूरे क्वेश्चंस का रट्टा मारना शुरू कर दें और या फिर हम पूरे क्वेश्चन को एज इट इज़ अपने माइंड में बिठा लें। तो जब हमें पॉइंट्स याद होते हैं तो हमारे लिए इजी होता है कि हम उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए उससे रिलेटेड कुछ भी मटेरियल लिख सकें। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Henrik Ibsen was the first man who showed that the tragedy could be written about the common and ordinary man in everyday prose language. Before Ibsen, tragedy was considered with king, queen, prince and princess. हेनरिक इब्सन वॉज द फर्स्ट मैन। हेनरी इब्सन पहला आदमी था जिसने ये जाहिर किया कि ट्रेजिडी जो सी है वो कॉमन आदमी पे भी लिखी जा सकती है। इब्सन से पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जैसे बादशाह या मलका हो गई, शहजादे और शहजादियों के बारे में ही सिर्फ ट्रेजिडी लिखी जा सकती है। इससे पहले सिर्फ यही कंसीडर किया जा सकता था। बट ही वॉज द फर्स्ट टू राइट अ ट्रेजिडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड इट प्रूव्ड अ ट्रेमेंडोस सक्सेस। लेकिन वो पहला आदमी था जिसने आम लोगों के बारे में ट्रेजिडी लिखी और उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल हुई। इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोशल कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे। सोशल कंडीशन क्या चल रही थी, सर्कमस्टांसिस कैसी थी। Henrik Ibsen's Hedda Gabler has a definite look at the social conditions involving women at the turn of later 19th century. हेनरिक इब्सन का जो प्ले हेडा गैबलर है वो ना सिर्फ उस ज़माने के बल्कि 19th सेंचुरी के एंड में जो जिस तरह की औरतों की कंडीशन थी उसके बारे में गहरी नज़र रखता है। द प्रोटैगनिस्ट इन द प्ले इज़ अ कम्प्लेक्स इंडिविजुअल हु इज़ ड्रिवन टू डिस्ट्रक्शन बाय हर ग्रेट डिज़ायर। इस प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट हेडा है वो एक कम्प्लेक्स इंडिविजुअल है, यानी उसकी पर्सनैलिटी बहुत कम्प्लेक्स है। उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो उसे डिस्ट्रक्शन की तरफ ले के जाती हैं। Hedda epitomizes movement of that time period by her dependency on social convention, and she is motivated to do many things, but unfortunately is without the courage to act upon them. इस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम हेडा है वो इस सोसाइटी की सारी वूमेन को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से वो सोशल जो रस्म व रिवाज थी उनके ऊपर डिपेंड करती थी। उसके अंदर डिज़ायर थी बहुत सी चीज़ें करने की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सोसाइटी की जो नॉर्म्स थी या सोसाइटी की जो रस्म व रिवाज थे उनको तोड़ के वो अपनी डिज़ायर्स पे काम कर सके या अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सके। मीन्स कि उस ज़माने में इस तरह का काम था, सिर्फ औरतों से ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती थी कि वो घर का काम करें, खूबसूरत बने, शादी ब्याह करें और बच्चे पैदा करें, बस यही। यहाँ तक कि उनकी जो सोशल लाइफ थी, जो उनकी लाइफ थी वो यहीं तक महदूद थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे ट्रैजिक हीरो के उसकी क्या क्या क्वालिटी हैं। कि उसकी नोबल बर्थ होनी चाहिए, एक अच्छी फैमिली से, एलीट क्लास से बिलोंग होना चाहिए। There are many elements used by Ibsen to depict a tragic hero, and therefore it is a tragic play. For example, the presence of the main character of noble birth and both concept of the hamartia and peripeteia, which are vital to the tragic plot. This raises the question whether this work can be considered a tragic. इब्सन ने इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है यानी हेडा को ट्रेजिक हीरो बनाने के लिए उसने बहुत से एलिमेंट यूज़ किए हैं। सबसे पहला तो ये था कि वो नोबल बर्थ से था, यानी एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, एक अमीर फैमिली से, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके अलावा इसके अंदर जो हमार्शिया का एक एलिमेंट पाया जाता है, हमार्शिया से मुराद ये ट्रेजिक जो हीरो था, हीरो का कोई इस तरह का काम होता है या इस तरह का वो एक्ट होता है जो कि उसे डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। प्रीपीटिया का मतलब है कि तकदीर का पलट जाना, उनका यानी एक स्मूथ वे में उनकी लाइफ जा रही होती है लेकिन वो कुछ इस तरह का काम कर देते हैं जिसे हमार्टिया कहा जाता है। इस तरह का वो एक्ट कोई कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी जो तकदीर होती है वो बिल्कुल उलट जाती है और उन्हें फ्लॉ की तरफ लेके चली जाती है। और नेक्स्ट हम वो देखेंगे भी कि कौन सी गलतियां थी जो हेडा ने की हैं और किस तरह से इन गलतियों की वजह से उसकी जो तकदीर थी वो
टोटली तौर पे उसे फ्लॉ की तरफ लेके चली गई और अभी तक बहस की जाती है कि इवन कि ये एक ट्रेजिक प्ले है या नहीं। Firstly, Ibsen shows the importance of female character in the play. The male characters in the play depend on women, while the women depend on the social conventions. सबसे पहले इब्सन ने वुमेन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में लिखा, उसके बारे में बताया कि वुमेन का क्या रोल था सोसाइटी के अंदर और मेल्स का क्या रोल था उस टाइम के अंदर। जो ज़्यादातर मेल्स थे वो वुमेन पे डिपेंड करते थे और जो वुमेन थी वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे, जो उनके असर रसूख थे, रस्म व रिवाज थे, उनके ऊपर डिपेंड करती थी। वो उन रूल्स को, उन रस्म व रिवाज को वो तोड़ नहीं सकती थी। Desmond Hedda's vacant-minded husband is dependent on his aunt Jojo. The female characters of this play are depend on the fact that others depend on them. डेस्मंड जो कि हेडा का हस्बैंड था और काफ़ी हद तक वो जज्बात से आरी था और वो डिपेंड करता था आंट जोजो के ऊपर, जो उसकी आंट थी उसके ऊपर डिपेंड करता था और सारी जो फीमेल कैरेक्टर्स थी वो सोसाइटी की रस्म व रिवाज के अंदर कैद थी, जबकि सारे जो मेल्स थे वो फीमेल पे डिपेंड करते थे। मैन आर जनरली व्यूड एज द ब्रेड विनर होम हु कम होम आफ्टर अ हार्ड वर्क एट वर्क accepting to be taken care by their wives. Women, on the other hand, are expected to be seen and not heard, keeping both the house and family's name intact. सोसाइटी के अंदर मेल का क्या काम था कि वो जो है वो पैसा कमा के लाते थे, घर का खर्चा वगैरह उठाते थे, हार्ड वर्क करते थे और जब शाम के वक्त वापस आते थे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि उनकी जो बीवियां हैं उनका ख्याल रखेंगे, जैसे कि आमतौर पे हमें अभी भी सोसाइटी के अंदर देखा जाता है। और वुमेन की इतनी ज़्यादा जो उनसे है वो इम्पोर्टेंस नहीं थी उस टाइम सोसाइटी के अंदर। बस उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो घर की, बच्चों की जो सी है वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें और कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से वो सोसाइटी के अंदर बदनाम हो जाए। Secondly, the author has created a character of noble birth, another important characteristic of a tragic play. Hedda belongs to a elite class who is a daughter of general who taught her riding, shooting, hunting, but unfortunately she marries in lower social class. And it is this background that leads directly to her hamartia, rather the decisions that leads her to a tragic end, and perhaps it is one of the more important factors in characterizing this play as a tragedy. जो सेकंड इसके अंदर एलिमेंट वो पाया जाता है कि जो हीरो है इसका प्ले है, जो प्रोटैगनिस्ट हेडा है वो एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती है जो कि ट्रेजिडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसका जो फादर था वो जनरल था और जैसी बात है पैसा वगैरह भी खूब था। उसके फादर ने उसे सिर्फ घर का काम काज या सोसाइटी के अंदर सिर्फ रहना नहीं सिखाया बल्कि उसे उस तरह की चीज़ें सिखाई हैं जो कि एक मेल करता था, यानी घोड़ा चलाना, गन चलाना, हंटिंग करना, ये सारा कुछ उसने जो मेल किया करते थे वो सारी चीज़ें इसने अपनी बेटी को सिखाई। लेकिन बदकिस्मती से उसकी शादी एक लोअर क्लास के अंदर होगी जिस सोसाइटी के अंदर वो खुद को जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाई और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो इसका काम था जिसने उसकी लाइफ को डिस्ट्रक्शन की तरफ निकाल दिया। ये भी हमार्शिया एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो इस प्ले को बताता है कि ये एक ट्रेजिडी प्ले है। Hedda makes quite a few rushed judgments throughout the course of his play, so it is difficult to pinpoint which one proves to be the most detrimental. Her decision to hold on to elite Louberg manuscript, giving him the gun to die beautiful death, and finally her own death. प्ले के अंदर हम देखते हैं कि हेडा ने बहुत से इस तरह के डिसीजन लिए हैं जो कि उसकी लाइफ के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं। डिट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदेह साबित होना। तो हम ये जान नहीं सकते कि उसका कौन सा फैसला सबसे ज़्यादा गलत था जो उसकी लाइफ को तबाही की तरफ लेके गया था। जिस तरह से हेडा ने सबसे गलत काम तो ये इसका हुआ था जो उसे डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके गया था कि लॉबर्ग का उसने मैन्युस्क्रिप्ट रख लिया था। इसके अलावा इसने लॉबर्ग को अपनी गन दी और उसे मरने की एडवाइस दी और इसके बाद जो उनसे वो खुद भी उसने सुसाइड कर ली। लेकिन इसके अलावा जो उसकी शादी का जो डिसीजन था टेस्मन के साथ वो भी एक बहुत ही बुरा डिसीजन था उसका। तो वो गलतियों पे गलतियां की जा रही थी, तो इनमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हुआ, ये हम अच्छे से जज नहीं कर सकते।
लेकिन ताहम ये कंसीडर किया जाता है कि उसकी टेस्टमैन के साथ शादी सबसे बड़ा उसका बैड डिसीजन था। Hedda was nearly her 30th birthday and felt pressure to get married, so she entered into a union with a man she did not love. She thought that Desmond would soon become a professor, but she was disappointed when she observed his true nature. She wrong. These wrong decisions become the cause of her tragic death. अब हैडा चूँकि 30 सालों की होने वाली थी और सोसाइटी की तरफ से प्रेशर डाला जाता है। अब अभी भी इसी तरह का होता है कि लड़कियों की शादी की उम्र पहुंच गई है तो उन्होंने मस्त शादी करनी है। तो सोसाइटी में उस ज़माने में भी इसी तरह था कि मतलब 30 साल की वो होने वाली थी और सोसाइटी की तरफ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो किसी मर्द से शादी कर ले। और टेस्टमैन की तरफ से उसे थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि ये फ्यूचर में प्रोफेसर बन जाएगा और उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, एक स्टेबल ज़िंदगी वो गुजार सकती है। लेकिन वो भी इसका ख्वाब पूरा ना हो सका। एक तो पैसों की कमी और सोसाइटी के प्रेशर में आके उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो कि फ़ाइनेंशियली तौर पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और ना ही उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स का इतना ख्याल रखता था, क्योंकि वो ज़्यादातर पढ़ाई में और अपने काम पे ज़्यादा फोकस किया करता था। और सोसाइटी की तरफ से उसके पे ये भी प्रेशर था कि वो कोई इस तरह का काम नहीं कर सकती थी जो कि उसे अलाउ हो। जिस तरह से हंटिंग का उसको शौक़ था, हॉर्स राइडिंग का उसको शौक़ था, तो ये सारे काम वो नहीं कर सकती थी। Lastly, we see the use of peripeteia, the reversal of the character. This is perhaps central to this play, for it is truly defined Hedda Gabler as a tragic character. Hedda's motivation in this play to control somebody's destiny, and preferably males. और लास्ट में हम देखें जो तकदीर का बदल जाना है। आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ चल रही होती है लेकिन उसमें ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं जिससे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो हैडा गैबलर प्ले के अंदर ये हमें एलिमेंट देखने को मिलता है जो कि ट्रेजेडी का एक अहम हिस्सा है। दूसरा, हैडा की जो ज़्यादातर डिज़ायर थी कि वो दूसरों की लाइफ के अंदर कंट्रोल करे, खास तौर पे मेल की लाइफ में। हैडा वांट्स टू लिव विगोरसली थ्रू द लव बर्ग and so to some extent she gets what she wants, but outcome is disasters. हैडा जो सी है वो लव बर्ड के थ्रू अपनी लाइफ को हैडा जिस तरह से जीना चाहती थी वो लव बर्ड के थ्रू उसकी लाइफ को देके तो किसी हद तक वो अपने आप को इमेजिन करती थी इस तरह की हरकतें करते हुए, जिस तरह से वो फ्रीली मतलब शराब वगैरह पीता था, एक आज़ाद तरीके से घूमता फिरता था। तो हैडा की डिज़ायर थी क्योंकि इस तरह की लाइफ जीने की तो इसी वजह से वो लव बर्ड के थ्रू अपनी लाइफ को इमेजिन करती थी कि वो इस तरह की लाइफ जी रही है, लेकिन इसका जो नतीजा था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। Hedda tries to tempt a little lovebird to die a beautiful death and gives him her pistol, but this attempt backfires and consequently she has to die by her own. जो हैडा होती है वो मैनिपुलेट करती है लव बर्ड को कि वो खुद को मार दे। हैडा लव बर्ड को इस तरह मुतवज्जा करती है कि वो एक खुद को मार दे है, लेकिन उसकी ये कोशिश जो सी है वो खुद पे ही भारी पड़ जाती है और इसका ये काम उसके लिए भी मुसीबत का बायस बन जाता है, जो कि लव बर्ड की मौत के साथ साथ हैडा की मौत का भी सबब बनता है। We say Lovebird does not commit suicide, rather he dies due to an injury, but Brake manipulates this situation against Hedda and forces her to yield before him. But he cannot accept this at all and cannot lose her power and be a puppet in a Brake's hand. And she finally kills herself. वो लवबर्ड को पिस्टल देती है कि वो खुद को मार डाले यानी सुसाइड कर ले, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि वो उसने सुसाइड नहीं की बल्कि एक इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जो जज ब्रेक था वो इस इंसिडेंट को मैनिपुलेट करता है और इसे हैडा के ख़िलाफ़ ही यूज़ करना शुरू कर देता है। वो चाहता है कि इस तरह से वो हैडा को अपने कंट्रोल में कर लेगा और उससे अपनी हर जायज़ और नाजायज़ ज़रूरत को पूरी कर सकेगा। लेकिन अब हैडा को ये मंजूर नहीं था कि वो किसी के हाथ में एक कठपुतली बन के ज़िंदा रहे, तो ये वजह होती है कि वो ख़ुद को कत्ल कर देती है। In this play, Ibsen has created a vivid picture of a woman who is socially tortured beyond her control and eventually led to the tragic end.
और इस नावल के ज़रिए से इब्सन एक ऐसी औरत की पिक्चर पेश करता है जिसे सोसाइटी में टॉर्चर किया गया और आखिरकार उसका भयानक अंजाम हुआ। थ्रू दिस लिटरेरी टेक्निक्स एंड ट्रेजिक एलिमेंट इब्सन क्रिएट्स अ ट्रेजिक मास्टरपीस ऑफ हिज टाइम। एक स्पेसिफिक टेक्निक के ज़रिए से ट्रेजिक एलिमेंट को यूज़ करते हुए उसने एक बहुत ही शानदार मास्टरपीस तैयार किया है।